Kindly switch off your mobile phones or put them on silent mode. We are about to begin our session titled Sheikh Ayaz, Sindh Sang Through Him. Guest speakers are Mehtab Rajdi, Amar Sindhu and Imdad Hussaini. And the moderator is Mujahid Barelvi. Mujahid Barelvi is a well-known journalist. May I ask the moderator and the speakers to come on stage, please? Mujahid Barelvi is a well-known journalist, television commentator, and author. He started his career during the dictatorship of Ziaul Haq, a vigorous defender of the freedom of expression. He has faced months of rigorous imprisonment, and he was also elected twice as Joint Secretary and twice as Secretary General of the Karachi Press Club. Mehtab Akbar Rashdi is a well-known TV anchor person who has also been a government servant, a politician, and a campaigner for human rights. She hails from Larkana. Amar Sindhu is a poet with origins in Sindhi literature as well as a columnist and political analyst. Her bilingual book of poetry has been published. She is working as assistant professor at Sindh University, Jamshoro. Imdad Hussaini is a poet who writes in both Sindhi and Urdu. He's a writer, scholar, lyricist, and playwright along with being a poet. May I ask Mr. Mujahid Barelvi to begin the session, please? Thank you. जी क्या ऐसा शुक्रिया ऑक्सफोर्ड। और जब अमर सिंधु बैठी हों और हमारे इमदाद हुसैनी साहब बैठे हों और उससे बढ़कर हमारे यहाँ जो हम लोगों ने जो आवाज़ लगानी शुरू की, यानी एंकर जिन्हें अब कहते हैं, ये उसकी बानियान में से हैं, तो जब ये मौजूद हों तो फिर बहुत कम रह जाता है मेरे लिए कुछ कहने का, सिवाय इसके कुछ मैं तारुफ़ी कलमात कहूँ। फिर ये भी कहा जा सकता है कि सिंध के ही नहीं बल्कि सिंध के हवाले से बैनुल-अक़वामी शोहरत-याफ़्ता शायर और शेख अयाज़ के बारे में लाहिक़ा भी लगा हुआ है। एक तो आपको इल्म है मेरे साथ बरेलवी का, यहाँ कुछ लोग दाखिल हुआ तो कुछ लोग कहने लगे इनके लिए दुआ फरमाएं बच्चों के लिए, वो उस दुआ से समझे। तो बहरहाल ये भी हुआ कि मेरी जो किताब आज फसाना रकम करें उसको मॉडरेट हमारी बहुत बड़ी राइटर नूरुज़्ज़ा शाह ने किया, और मैं इस एतबार से समझता हूँ और हमने शायद कोशिश भी ये की है कि बाकी सियासतदान अपना काम जाने, लेकिन अदब और शायरी और फिर ये जो हम अदीब हैं इनमें जो यगानगत का और मोहब्बत का रिश्ता है वो ग़ालिबन ज़बानों से बढ़कर है। और वो हमारे जो सियासतदान जो लिसान की बुनियाद पर या दीगर बुनियाद पर तक़सीम करते हैं, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं हुई इन आपके साथ बैठकर और इमदाद के साथ बैठकर और फिर अमर सिंधु के। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था, बल्कि मैं ये चाह रहा था कि यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो इतने बड़े शायर हैं। मसलन अब तो लोग जैसे अगर फैज़ का जिक्र करें, लोग तो हाफिज़ फ़ैज़ हैं। सिंध में लोग इस तरह शेख अयाज़ का और फिर शाह लतीफ़ का हर शेर जानते हैं। और बात अगर ये मेरा ख्याल हुआ कि की जाए कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्या किसी बड़े शायर को, बल्कि अजीम शायर को उसकी शख्सियत से अलग करके देखा जा सकता है। मसलन गालिब के जहाँ हम बेशुमार ऐसे शेर पढ़ते हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। कहते हैं जी उन्होंने कसीदा भी लिखा। अल्लामा इक़बाल से बड़ा उर्दू का शायर नहीं हुआ, लोग कहते हैं सर है।
फैज साहब बहुत अज़मतों पे पहुँचे शायरी के एतबार से। कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब उन्होंने भी नौकरी की। शेख अयाज की शायरी के बारे में उनकी फिर वाइस चांसलरी भी की, और मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि जब वो वाइस चांसलर से यूनिवर्सिटी के बने तो शायद मैं पहला सहाफ़ी था जिसने उनका जाके इंटरव्यू किया, और उस वक्त बड़ी उनकी धूम थी। और फिर मैंने जब दूसरा इंटरव्यू किया तो उस वक्त तक बहुत ही कुछ सिंधी नौजवान मुश्तइल थे, और मैंने उनको काफ़ी उनमें ज़रा घिरा हुआ और परेशान देखा, और न्याज़मंदी हासिल रही। और जो तर्जुमा बहरहाल महकमा सकाफ़त से किया उसको कुछ पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि जब ये लोग मौजूद हों तो शायद इतना कम रह जाए। तो मेहताब कि आप क्या कहेंगी? यानी आपने तो हर पहलू से देखा, और ये जो सवाल उठाया वाला, ये सवाल उठाना भी चाहिए या नहीं कि बड़े शायर या अजीम शायर को शख्स से, उनकी शख्सियत से और उनके जो किरदार से, और उनमें अगर वो पॉलिटिकल उनका पस मंज़र भी हो, उस हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए कि आप उसकी शख्सियत से और किरदार से हट के उसको किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि उसकी जो भी ज़हनी उपज होगी, जो भी वो सोच होगी, उसमें कहीं ना कहीं उसके सोच की, किरदार की, और अगर सियासी नज़रियात हैं तो उनकी झलक आपको ज़रूर मिलती है, वो इंसान नज़र आता है आपको। तो जो शेख अयाज जिसको आप आज हम मुतारिफ़ करवा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें सिंधी, प्योर सिंधी जानने वाले कितने हैं और वो कितने हैं जो शेख अयाज को जानना चाहते हैं। और जब आपने ये कहा कि आपने उनको जानने की कोशिश की, अभी मैं कल इस्लामाबाद में थी और ट्रिब्यूट पेश किया गया मुस्तफ़ा कुरैशी को। तो किसी ने बाहर जो थी उस ज़माने की आर्टिस्ट, उसने कहा कि हमें नहीं समझ में आया कि मुस्तफ़ा कुरैशी जो हैं वो इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल लेते थे। तो जब मैं तकरीर करने गई तो मैंने कहा ये कमालात जो हैं वो एक सिंधी ही दिखा सकता है। इसलिए कि वो सिंधी में भी शायरी करता है, वो सिंधी उर्दू में भी शायरी करता है, और वो सिंधी पंजाबी भी समझ लेता है, वो सिंधी सराइकी भी समझ लेता है और बोल भी लेता है। तो इतनी जब आपके एक शख्सियत में इतना तनव्वु हो, और आप ये देखिए कि शेख अयाज साहब ने न सिर्फ ये कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का तर्जुमा किया है उनकी शायरी का, लेकिन उन्होंने तबाज़ात शायरी भी की है जी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये आपको ये देखनी चाहिए कि ये वो शख्स कर सकता है जो बहुत सारी ज़बानों से वाक़फ़ियत रखता हो। और शेख अयाज को जब हम देखते हैं तो जो सबसे बड़ी बात शेख अयाज के क्रेडिट पे हमारी नस्ल और जो आने वाली नस्लें हैं और जो सिंधी जानने वाले हैं वो ये डालेंगे कि जो सिंधी शायरी होती थी उस पर फ़ारसी का बहुत इन्फ्लुएंस था, जिस तरह उर्दू शायरी पर इन्फ्लुएंस था। और फ़ारसी इसलिए कि जब शहनशाह उस ज़बान के जानने वाले हों, जो मुग़ल जानने वाले हों, और यहाँ पर जब सिंध में भी फ़ारसी का दौरा हो और ये इस तरह के मुहावरे घड़े जाएं कि फ़ारसी घोड़े चाटसी, कि फ़ारसी जानते हो तो बड़ा मनसब मिलेगा जी, घोड़े पे चढ़ेंगे, तो उस पर बड़ा असर रहा हमारी शायरी पर। लेकिन जब शेख अयाज आए हैं तो उन्होंने गोया सिंधी ज़बान को फ़ारसी के चुंगल से आज़ाद किया, और इतना जो वसी हमारा दामन है, हमारी ज़बान है, इतनी खूबसूरत कि उसका एक एक लफ्ज़ अपने अंदर कई मानाएँ रखता है, पोशीदा होती हैं, वो तमाम के तमाम उसने हमारे सामने अयां कर दी, और एक नया रुख उन्होंने दिया सिंधी शायरी को। और एक जो छोटे छोटे लफ्ज़ जो हम नहीं सोच सकते थे कि वो किस तरह से शायरी में समो जाएंगे, वो शेख अयाज ने और उस्ताद बुखारी ने समो के दिखाए, तो ये उनका क्रेडिट जाता है। देखिए एक और बात है, अमर सिंधु, हमारी मेहताब राजदी ने कहा कि ये बहरहाल जो पंजाबी भी सिंधी जानता है और उर्दू भी जानता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट के असीट सिंधी हो गए, वो बाकी ज़बानें बोलने लगे, सिंधी भूल गए थे क्योंकि हुक्मरानों की जो है उनको याद दिलाने के लिए हम बहुत काफ़ी हैं। जी अमर। जी, इस पे तो थोड़ा सा मैं ये ज़बान बोलने के हवाले से तो एक कमेंट करूँगी
कि एक ज़बान होती है वो पावर की ज़बान होती है, एक ज़बान होती है जो अवाम की ज़बान होती है। शायर हमेशा अवाम की ज़बान में बात करता है और जो इस्टेब्लिशमेंट जो और कुर्सी पे बैठता है वो पावर की ज़बान पर करता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़बान कोई भी हो, हमें ये देखना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। अच्छा, इस पे अगर हम आए शेख अयाज़ के हवाले से, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जो इस पूरे हमारा जो गुफ्तगू होगी उसका जो आपने फ्रेम सेट किया है कि एक अवामी शायर को या एक बहुत बड़े शायर को उसको उसकी शख्सियत को कैसे मतलब अलहदा रख के देखा जाए या उसके साथ मेरा अपना इसके अंदर ये ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी हमअसर समाज के लिए कि जब वो अपने मौजूद शायर को या अपने अदीब को जब वो देखता है तो उसकी शख्सियत को किस तरह से अलग करके देखे। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि उसने ज़िंदगी के अंदर क्या काम किए हैं, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, इससे हट के कि वो अच्छा अदीब है या बुरा अदीब है या इस तरह से, तो एक फ्रेम एक सेट होता ज़रूर है। लेकिन मैं ये आपको कहूँ कि वो बड़े नाम, वो बड़े अदीब जो तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं, उनकी शख्सियत और उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत कहीं पीछे रह जाती है और उनका काम आगे जाता है। इस हवाले से मैं ज़रूर आपको 2-3 मिसालें दे दूँ। शेक्सपियर की ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी क्या थी? मैं नहीं समझ सकती कि उसके दौर के अंदर उस पर बात वो, खैर शेक्सपियर का तो दूसरी बात है, उसका अलग से किस्सा है। हम दूसरे जो है बादलियर का ले लें, दोस्तोवस्की का ले लें, बहुत बड़े जो अदीब आए हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ क्या थी, ज़ाती हवाले से वो कहाँ पे खड़े होते हैं। ये ज़रूर है कि उस वक्त शायद दोस्तोवस्की एक बड़ा राइटर मानने के बजाय उसका जो हमअसर अदीब या उसका जो हमअसर समाज था उसको एक जुआरी समझता हो। लेकिन आज दोस्तोवस्की जो है बड़े जुआरी से बड़ा अदीब माना जाता है, तो शख्सियत उसकी वक्त के साथ पीछे रह जाती है। लेकिन ये उसका दौर जो है, उसके दौर के अंदर ये ज़रूर होता है कि वो शख्सियत को देखता है। थोड़ा सा इसमें इजाफा ये करूँगी, ख़ास तौर पर जो अब के मतलब शेख अयाज़ या दूसरे जो बड़े शायर हमारे दौर के हैं, उनके हवाले से ये बात क्यों आती है बार बार। मिसाल के तौर पर शेख अयाज़ को वाइस चांसलर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसने ज़ाती ज़िंदगी में ये काम किया, कैसे किया। ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि जब वो पब्लिक फिगर बन जाता है, क्योंकि अदीब के लिए बहुत मुश्किल है कि अदीब वो जो आवाम की तर्जुमानी कर रहा हो, जो आवाम को लगता हो कि वो मेरी ज़बान और मेरे एहसासात को जो है पेश कर रहा है, वो उससे इसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से वो अपनी शख्सियत से करते हैं। या जिस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ अदीबों के लिए नहीं होता, ये तो उन जो है शोबिस के जो है लोगों के लिए भी होता है कि बड़ा स्टार, अगर बड़ी कोई फिल्म स्टार है, अगर वो शादी कर ले अपने उरूज के दौर पर, तो उसके बहुत से जो है उसके जो मद्दाह होते हैं उनके उस पर बिजली गिर पड़ती है कि इसने शादी कैसे कर ली। तो वो मतलब ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन जो अदबी नकाद है, उस अदबी नकाद को ज़रूर देखना चाहिए कि उसकी तनकीद जो है वो शख्सियत पे हो रही है या उसके काम पे हो रही है। अगर मैं इसको और भी इमदाद हुसैनी साहब आगे बढ़ाऊँ, मसलन एक जो मैंने कहा एक शायर की फिर हम कहते हैं एक अना होती है। अच्छा, अब अना के भी कई रुख होते हैं, अना होनी चाहिए मसलन एक और हमने उसके बहुत पहलू देखे हैं। लेकिन कुछ अना ये भी होती है कि वो किसी दूसरे को मानते भी नहीं हैं कि नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो हम जब और पस मंज़र में देखें शेख साहब को एक रुझान हमारे यहाँ आया, हमारे लिटरेचर में, उर्दू में भी आया बड़ा। हमारे मुनीर नियाज़ी किसी को नहीं मानते थे कि गालिब कौन है और क्या है। आप शेख साहब के आप हर पहलू से आपने देखा है। तो ये जो एक तो मैंने जो कहा कि शख्सियत और शायर को अलग हट कर देखा जाए, फिर वो जो अना उसकी है शायर की, वो बजा तौर पर दुरुस्त है, उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसने इतना बड़ा काम किया है, उसमें अगर अना है तो इसमें क्या गलत है। जी इमदाद। मैं सबसे पहले तो अपनी एक नज़्म पहले सुनाता हूँ
ये नज़्म जो है इसका उन्वान है यारन जी याद, और उन दोस्तों को याद किया है जो अयाज के साथ भी थे जी। और जी रंगीन शामों में, तहरीकों में भी। रशीद तनवीर अयाज होए, भरियल हुआ जाम चांदनी हुई, वाह हज़ार हा ॻाल्हिड़ियूं हुयूं भर्त जुनते हो सैस रंगी। ऐं सिंध जी ॻाल्हि जीअं निकिती त ख़ौफ़ ख़तरा धर्म कर्म सभु परे छॾियासीं। अयाज़ महफ़िल मंझां उथी वियो त जाम ऊंधा करे छॾियासीं। वाह 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 वाह। तो इससे ये जिन भी दोस्तों को मैंने इसमें नज़्म याद किया है उसमें अयाज़ की अहमियत भी बयान मैंने कर दी है। अब ज़बान की बात चली तो मैं ये कहूँ कि भेरूमल महरचंद आडवाणी ने लिखा है कहीं, सिंधी बोली की तारीख़ में लिखा है उन्होंने कि सराइकी, पंजाबी और सिंधी एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि भुला शाह को सिंध में ऐसे ही गाया जाता है जैसे शाह लतीफ़ को गाया जाता है। ठीक। तो ये ज़बानों का मसला जो है, जब 1 यूनिट के बाद खुसूसी तौर पर सिंधी ज़बान को 5वीं क्लास तक महदूद कर दिया गया था शरीफ कमीशन में, जी जिस पर एक तहरीक चली थी। अब मैं समझता हूँ कि शेख अयाज के दौर का मैं शायद वाहिद आदमी बचा हूँ, यकीनन हमारी महताब भी हैं, लेकिन इन तहरीकों में, मुशायरों में हम साथ रहे, महफिलों में साथ रहे। तो एक तहरीक चली थी सिंधी ज़बान के हुकूक की। ठीक। वो हुकूक जो अंग्रेज़ राज में सिंधी ज़बान को हासिल थे, वो 1 यूनिट के दौर में वो हुकूक सल्ब किए गए। सिंधी ज़बान में, सिंधी स्क्रिप्ट में जो रेलवे स्टेशन पर नाम थे वो मिटा दिए गए। फिर इलेक्शन की जो लिस्टें बनती हैं उनमें सिंधी को ख़त्म किया गया। तो एक तहरीक चली थी। तो इन सारी चीज़ों को हम इनको दरगुजर करके हम सीधा उनकी वाइस चांसलरी पर आ जाते हैं। तो उस तहरीक में सारे मकतबे फ़िक्र जो थे, मकतबा फ़िक्र जो थे, उनके अदीब और शायर उसमें शामिल थे उस तहरीक में, जिसमें रवायत परस्त भी थे, तरक्की पसंद भी थे, कौम परस्त भी थे, सब थे। लेकिन बाद में इनमें इंतशार हो गया, उसकी अलग से एक कहानी है। फिर सिंधी ज़बान अपने मर्तबे को, उसके हुकूक मिले भी नहीं भी मिले, हम ऐसा कह सकते हैं, सिलेबस में तो हैं, लेकिन और बाकी जो है, मिसाल के तौर पर आपके सिंध असेंबली में सिंधी में तकरीर नहीं होती। क्यों नहीं होती? और जो बोलने वाले हैं स्पीकर्स, वो कौन सी शुस्ता उर्दू में बोल रहे हैं सिंधी में। भाई उर्दू बोलने वाले भी सिंधी समझते हैं, मुझे मालूम है। मैं उनसे उर्दू में बात करता हूँ, वो सिंधी में बात करता हूँ, वो उर्दू में जवाब देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो समझते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, और अब आता है उनका जो शायराना कद जो है, उसके हवाले से मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने जब सिंधी में लिखना शुरू किया, वो पहले उर्दू में लिखते थे। जी। और वो नस्ल और अफसाना लिखा उर्दू में लिखते थे। और कहा यह जाता है कि ये मोहम्मद इब्राहिम जोयो ने उनसे कहा कि आप सिंधी की तरफ आएँ। फिर वो सिंधी की तरफ आए और उन्होंने जो लिखा है उसमें, तो इस पर आगे भी बात करेंगे हम। एक मतलब ये हुसैनी साहब ने कहा, अगर मैं जैसे जो शेख अयाज का ज़्यादा जिक्र और बहुत बढ़ गए अपने अहद के, मसलन फैज़ साहब के अहद में भी बड़े शायर थे, वहाँ फ़िराक गोरखपुरी भी थे, और फिर कैफ़ी आए और सरदार जाफरी भी आए,
लेकिन फैज़ साहब को बाकी शोरा में इसलिए फ़ौक़ियत हासिल हो गई कि एक तो वो पाकिस्तान टाइम के एडिटर हुए, फिर रावलपिंडी साजिश केस हुआ, 4 साल जेल गुजारी उन्होंने और बड़ी सब जेलियाँ। शेख यास का भी जो था, अगर सिर्फ शायर होते, महज शायर होते, लेकिन शायर से हटकर ये कि वो सिंधी आवाम की जो उस वक्त जो स्ट्रगल थी उसकी वो आवाज़ बनी। फिर जो साहिवाल जेल की मैंने डायरी देखी, और जब जब इब्तदा पे में सियासतदान पकड़े जाते थे तो शेख यास भी गिरफ़्तार हुए। अब यानी कि बाकी शुअरा भी मौजूद थे। तो शेख यास की जो आज जो हम जिक्र इतना कर सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसका सबब ये नहीं कि वो उस दौर के जो जबर होता था और जो तहरीकें होती थी उसकी हिस्सा और आवाज़ बनते थे। अगर उस तरह ना बनते तो आज वो शेख यास की तरह हम उनका नाम नहीं लेते। जैसा मैंने कहा कि फैज़ साहब का हम आज जिक्र करते हैं। मेहताब, ये इतना इम्पोर्टेंट होता है शायरी में और शायर में? देखिए, शायर अगर जज्बात की और लोगों के जज्बात का इज़हार न करे तो फिर लोग नहीं याद रखते उसको। मैं शेख यास की शायरी को 3 अदवार में देखती हूँ। और देखिए, पहली बात तो इनको एक क्लासिकल जो अदब था, क्लासिकल शायरी थी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उस पर बड़ा अबूर था उनको बहुत दिल से उन्होंने पढ़ा है। उनके जो बिल्कुल शुरू के जब अभी तकसीम हिंद हुई है, उस वक्त आप उनकी शायरी पढ़ें तो उसमें आपको वजूदियत नज़र आती है, एग्जिस्टेंशलिज्म नज़र आता है। उसके बाद जब आप 70 में आते हैं तो आपको रोमानियत उसमें नज़र आती है। भौर भरे आकाश पूरी रोमानवी शायरी है। लेकिन जैसे इमदाद हुसैनी साहब ने कहा कि जैसे ही ज़बान की बात आई और तहरीकें चल पड़ी तो उस वक्त की जो उनकी शायरी है वो शायरी के साथ साथ मज़ाहमती शायरी है, कौम की शायरी है, वतन की शायरी है, लोगों की शायरी है। इस तरह के उन्होंने इतनी हसासियत की बात की है कि हर आदमी, और एक जो चीज़ उन्होंने अपने हम असर जितने भी शोरा थे और वो उस वक्त का जो माहौल था उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी, जैसे एक ज़लज़ला आ जाता है। उन्होंने क्या किया कि जितनी भी रुज्जत पसंद, जितने भी ख़यालात होते थे, इवन आपके जो इजहार के तरीके होते हैं, जो बयानिया होता है, उन्होंने एक तरफ डाल दिया उसको। और उन्होंने कहा कि इस शख्स की तो मैंने जो मट्टी है मैंने दोबारा से गूंधी है। ये वो आदमी नहीं है जिसको आप देखते हो। ही डो ना है माण्हूअ जो न माण्हूअ जी मूं मिट्टी ॿीहर ॻोही आहे, मैंने दोबारा से इसको गूंदा है। तो वो लोग मौजूद थे, वहाँ पर लोग मौजूद थे, लेकिन उसने याद दिलाया कि देखो ये तुम्हारी ज़बान है, इजहार ये करना सीखो। तो उसमें जो उनका जो इजहारिया और बयानिया आया है, उसके बाद जो तीसरा आखिरी दौर था जिसमें शेख यास को कंट्रोवर्शियल भी हो गए, वो रूहानियत की तरफ भी आ गए। और हर आदमी आता है, आप मना नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके उस रूहानियत वाले को तनकीदें भी हुई, बहुत सारे लोगों ने लिखा। लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शेख यास ये शायरी या ये ख्यालात क्यों रखते हैं, लेकिन उनकी तमाम की तमाम शायरी पर हुस्न और हुस्ना की खूबसूरत नज़ाकतें तमाम की तमाम मौजूद हैं। लेकिन तमाम शायरी उसकी जो है वो ज़बान से जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, दिलों से जुड़ी हुई है, और वो तमाम शायरी पे उसकी हावी नज़र आती है। तो अपने दौर के जितने हम असर शोरा हैं, बहुत अच्छी शायरी की है उस्ताद बुखारी ने, बहुत अच्छी शायरी की है तनवीर अब्बासी ने, बहुत बड़े बड़े शमशीरुल हैदरी। लेकिन अगर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बाद इस अहद में अगर किसी को याद रखा जाता है तो वो शेख यास है। तो फिर अमर, फिर इसका मतलब ये कि हमें शायर और शायरी को याद रखना चाहिए। उसके बाकी जो दीगर, मसलन अगर वो नौकरियां करता है या अगर बाद में वो रूहानियत की तरफ चला आता है, मसलन आजकल पता नहीं क्यों जिक्र होने लगा है बहुत के फैज़ साहब आखिरी वक्त में सियालकोट गए और उस मस्जिद में गए और उनकी भी कोई उन्होंने तलाश शुरू की कि कुछ मामला कुछ उस तरह था कि जी उन्होंने पहला MA जो है वो अरबी में किया था अभी किसी को, तो वो एक हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये चलन चल गया है, या तो कुछ जो एक फ़िज़ा बन जाती है उसमें। मैं यहाँ पर एक जी मेरी अपनी राय है कि शाहसाई के बाद सचल सरमस्त हैं, सामी हैं, खलीफा नबी बख्श हैं। उसके बाद रवायती दौर में शाहसाई के बाद सचल सरमस्त हैं। मज़हबन मुल्क जा माण्हू मुजाया,
शेखिए पीरिए बुजुर्गिए बेहद भुलाया, कि नमाज़ों ने बड़ी पढ़न किन मंदिर वसाया, ओॾा किन आया अकल वारा इश्क के। सचल सरमस्त हैं, सामी हैं, खलीफो नबी बख्श हैं। उसके बाद रवायती दौर में भी बड़े शायर गुज़रे हैं, सांगी है, हामिद है, कलीच है, खलीफो गुल है। आया हमारे दौर में जब रवायती दौर जो अयाज ने रवायती शायरी भी की है, उस दौर से भी वो गुज़रे हैं। कदम कदम से हुजूम रंदा, नज़र नज़र में शराब खाना, करे वियो केर बारिशे में हुजूम खुमार आलूद थिया ज़माना, या गुल टिड़न था छणी वञण जे लाइ, मुद्दा आहे सवा खुदा मालूम। या उन्होंने वाई जब उनके पहले मजमे में वाई है तो वो उरूज़ में वाई है। कत्लो गारत, बुग़्ज़ो नफ़रत, दारो गिर, तुंहिंजी कहिड़ी मंज़िल मक़सूदा। अब ये एक दौर है, ये फेज़ है। इसमें से जब वो निकलते हैं, जब ये तहरीकें चलती हैं, जब सिंध के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, तो फिर वो उनका सारा शायरी का जो रंग है, अंग है, वो सारा चेंज हो बदल जाता है। जाग भिचाई घोट सिंधड़ी थी सॾड़ा करे, मरन पियूं मारियूं काबू आहिनि कोट, अच त तुंहिंजे होठ ॾाढनि खे ॾारे विझो। इस टाइप की शायरी जिसको महताब ने मज़ाहमती शायरी, कौमपरस्त शायरी, अच्छा इससे पहले तरक्की पसंद शायरी, फिर कौम परस्ती की शायरी, ये सारे शेख अयाज जैसे बड़े शायर जो हैं एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीते हैं, कई अदवार जीते हैं। उन्होंने अपने लोक और क्लासिकल दौर से जो रिश्ता जोड़ा, जो टूट चुका था, काफ़ी गो शायरों ने उसको संभाला, उसको रखा, सुर की शायरी जो है। लेकिन लिखने वाली और छपने वाली शायरी में ये चीज़ें नहीं थी। उरूज़ी शायरी थी, बाहर के मौज़ूआत थे। मिसाल के तौर पर आप सस्सी पुनू, हाफिज़ हामिद के यहाँ ये चीज़ मिलती है, सांगी के यहाँ मिलती है, लेकिन उसके बाद का जो दौर है उसमें लिखा गया है कि ये रोमानवी जो दास्तानें थी उसमें लैला मजनू, वामको अज़रा, ये लैला और केस जी। अच्छा, वहाँ पर दरिया का नाम आता था तो दजला और फरात का, सिंधु का कहीं नाम नहीं आता। तो ये एक इतना अहम दौर है, और इसमें शोरा ने, हमारे उस दौर के शोरा ने जो सिंध को रिवाइव किया है। एक जो मिसाली साहब, जैसे अभी जो हमारी मेहताब दोस्त ने ये कहा ना कि शाह लतीफ़ के बाद दूसरा बड़ा नाम शेख अयाज का आता है। उसको अब यही उसको हाँ। मैं दो शेर पढ़कर बात ख़त्म करूँगा। ये महताब ने जो बात की थी मिट्टी को गोंदने की, दूसरी आदमी की मिट्टी को, ये उनकी मशहूर नज़्म है मां ॾोहिया। हिन सर जे गदिले सेंवर में नील कमल बि त ॾोहिया, हीउ ॾोह न आहे माण्हूअ जी, मूं मिट्टी ॿेहर ॻोही आहे। कहता है ये मेरा जुर्म है जी, और इस जुर्म की, यानी इस बेगुनाही की सज़ा वो हर दौर में शायर भुगतता है, सजावार होता है, जेल में भी जाता है, तेल कढ़ाई में भी डाला जाता है। ये पूरी नज़्म उनकी जो है एक शाहकार नज़्म। अमर जो मैं मेहताब की बात कर रहा था, उसमें जैसे हम बिल्कुल कह देते थे ना कि 19वीं सदी के शायर गालिब, 20वीं सदी के शायर गालिब और 21वीं सदी शायर के फैज़। अब इस दौरान बड़े बड़े लोग आए, तो ये जो हमारे जो बड़े शायर आते हैं, कुछ लोग कहते हैं जनाब अब जैसे आप बड़े बड़े लोगों को खा जाते हैं ना, हम फिर बेचारे फ़राक को भी भूल गए, इकबाल के दौर में कौन कौन नहीं आए, हसरत मानी भी नहीं आए। तो मैं ये आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि सिंध में ये जो हम जो शेख अयाज की इतनी बड़ी शायरी और फिर उससे बढ़ती शख्सियत आ गई, तो उसने बाद में आने वालों ने उससे इंस्पिरेशन लिया या उसके नीचे वो दब गए या उसके पीछे पस मंज़र में बल्कि गुमनामी में चले गए? कुछ लोग ये कह जाते हैं ना अमर सिंधु। हाँ, मैं दरअसल ये कहना चाहूँगी कि हकीकत ये है कि अदबी दुनिया के अंदर ये ज़रूर होता है कि एक बड़ा अदीब या वो अपना जो है वो झंडा गाड़ देता है।
अब दूसरे आने वाले उससे आगे किस तरह से जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बिटाई को हम लेते हैं तो बिटाई के बाद अगर आकर किसी ने किया तो वो वाकई जो है अयाज थे जिसने एक पूरे दौर पे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो सियासत हो, वो समाजियात हो, वो आपका अदब हो, कोई उसके असर से बच नहीं सका। वो एक पूरे दौर पे छा गए और एक पूरे दौर की कहानी बन गए। अब उस दौर से आगे निकलना ये इतना बड़ा चैलेंज होता है। उसमें एक जीनियस जो है वो उस सरहद को पार कर सकता है। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे शायरी या वहाँ पे अदब आकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो फिर ये है कि एक कदम आगे बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ता है। वो इस तरह से छलांग नहीं लगा सकता जिस तरह से अयाज ने बिटाई के बाद जो है एक मयार दे दिया, एक स्टैंडर्ड दे दिया। अब उससे आगे बहुत मुश्किल हुई हमारे, ये मेरे अपना ज़ाती जो है राय है कि बहुत मुश्किल हुई है। और कल भी हमारा जो सेशन था, मैंने अपने जो जदीद जो शायर है अयाज के बाद, जिसको पोस्ट अयाज का मैंने नाम दिया कि पोस्ट अयाज पोइट्री के अंदर उसमें अदबी हवाले से, जमालियाती हवाले से, सियासी हवाले से कोई शायर उससे आगे बढ़ नहीं पाया। एक सिन्फ अलबत्ता हमारे पास जो है नज़म की सिन्फ है, जिसको अयाज के बाद के शायरों ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। अयाज के बाद उस पर अयाज की कोई छाप नज़र नहीं आती, लेकिन उसके अंदर भी एक ये जो मुझे ज़ाती तौर पे महसूस होती है, वो एक सिंध के देहात के बैकड्रॉप पे लिखी हुई है। अगर उस नज़म से वो बैकड्रॉप अगर आप निकाल दें तो वो नज़म भी शायद ज़्यादा बरकरार ना रह सके, क्योंकि वो एक पूरे दौर की तर्जुमानी नहीं करती। हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि आज के शायर के लिए न सिर्फ वो पसंदीदा सिन्फ है और हर शायर उसमें तजर्बा भी कर रहा है, लेकिन उसकी ज़मीन अगर अयाज की नहीं भी है तब भी उसकी वुसअत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अयाज की नज़म की तरह एक दौर की तर्जुमान बन सके। हाँ, बल्कि मेहता मैं तो ये भी चाहूँगा कि हम जब शेख अयाज को याद कर रहे हैं और एक बहुत काफ़ी लोग उनके कलाम को भी भूलते जा रहे हैं, उनको याद करते हुए जिस तरह पेंटर पर गुफ्तगू करते हैं तो उसकी पेंटिंग भी सामने होनी चाहिए। अयाज को भी आप लोग अगर पढ़ें तो साथ साथ अच्छा है। वो जो मैंने सवाल उठाया था कि बड़े शायरों का, खैर उनकी अज़मत का मीनारा तो हो जाते हैं, लेकिन उसके नुकसान ये होते हैं कि और लोग भी बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी शायद सबब यह है कि उनका जो तजर्बा है, उनका जो इल्म है, और फिर वो जो एक कमिटमेंट और जो सेक्रीफाइस है वो भी तो उन्हें बड़ा बनाती है, फिर उसके बराबर की उन्हें चीज़ होनी चाहिए। तो जी मेहताब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें काफ़ी नहीं होती हैं। अगर ये बड़े शायर हैं तो उनके पीछे एक बहुत गहरा मुताला है, उनके बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं। वो क्या देखते हैं अपने माशरे में, लोगों को क्या देख रहे हैं, उनका मुताला क्या कहता है। आप जब ये देखते हैं कि उन्होंने शाह लतीफ़ की क्लासिकल शायरी को पढ़ा और इतना अच्छा पढ़ा, जो उन्होंने जो कलाम तर्जुमा किया है शाह लतीफ़ का, उनका जो मकाला है उसमें अगर अब उसको आप पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी शायरी है उसका मुहर्रिक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। उन्होंने इब्तिदा उसी से की है। लेकिन आप ये देखेंगे कि उनकी शायरी पर जो वेस्टर्न लिबरलिज़म है, प्रोग्रेसिवनेस है, वो भी आपको वहाँ से झलकती हुई नज़र आती है। उनकी जो आज़ाद नज़में हैं उसमें जो तसव्वुरात हैं, जो उन्होंने चीज़ें वहाँ से ली हैं, वो उन्होंने उसको बिल्कुल सिंध की ज़मीन से जोड़ के बयान किया है और उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सिंध जो है वैसे ही बहुत प्रोग्रेसिव एक ज़मीन रही है। यहाँ का जो सूफियाना रंग है वो उसको बहुत लिबरल बनाता है। ये वो उस तरह की चीज़ें नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ मायूब समझी, नहीं, जो अंदर इंसान है वो उसी तरह से बयान भी करता है। तो शेख अयाज ने जो अपनी शायरी की है उसमें ये तमाम चीज़ें लेकर आई। उसके अलावा आप उसमें उनकी जो खूबसूरती है उसकी शायरी की, ज़मीन से जुड़े होना और उसका वसी जो कैनवास है जिसकी बात हो रही है वो यहाँ तक महदूद नहीं है, वो दुनिया ज़माने की बातें करता है। अगर तकसीम हो जाती है तो जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो उनका भी रोना रोता है। वो ये कहता है कि ये मेरा दोस्त जो सरहद के इस पार पड़े, मैं उसको कैसे गोली मारूं।
वाह। ये तो मैं हूँ। यानी इतनी इतनी हम आहंगी होना और इंसानियत होना और दोस्तियों को निभाना, उन लोगों को याद करना, वो उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और उसमें जो बहुत खूबसूरत चीज़ आप अगर उसके देखें शायरी में, तो उनके जो इस्तारे हैं, जो उनके इशारे हैं, जो उनके कनाइए हैं, जो उनकी तलहीमात हैं, जो काफ़िया हैं, जो बंदिशें हैं, आप ज़रा देखें तो सही कि उसमें उन्होंने कितनी खूबसूरती और कितनी वेरिएशन पैदा की है। ये आपको एक दूसरे शोरा में इस तरह से नहीं मिलेगी। ये जब कहा जाता है कि फ़लाँ शायर ने आके दूसरे को खा लिया, तो दूसरा खिलवाने के लिए तैयार बैठा था, इसलिए कि आप में अगर ये ज़ोर ना हो, आप उससे आगे बढ़ के नहीं निकलते, तो फिर आप नहीं रहते हैं। लेकिन एक जो शायर जो हमेशा रहता है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, क्यों 300 साल से हम नहीं समझते उसकी पूरी शायरी को। आज भी कोई ये दावा कर ले कि हमने शाह लतीफ़ को समझ लिया, तो मैं तो कहती हूँ पता नहीं वो कौन होगा। लेकिन जब हर दफ़ा हम उसको डिस्कवर करते हैं, इवन शाह इज़ रीडिस्कवर्ड ओवर एंड ओवर अगेन। आप एक उसका बैत पढ़ें, आप दोबारा पढ़ें, फिर कहते हैं ओह अच्छा इसमें ये भी था। तो ये जो खूबसूरती होती है वो उसी शायर की बात में उसमें मिलती है जो ज़िंदा रहता है, जावेद रहता है। और उसके बाद आप पढ़ें, शेख अयाज़ को पढ़िए, उसकी एक एक सतर जो है वो इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है कि आप बार बार पढ़ना चाहते हैं। और जो जोश और वलवला उसने नौजवानों में पैदा किया, मसलन मैं एक कपलेट आपके सामने पढ़ती हूँ और ये मैं डेडिकेट करती हूँ, उन्हीं का ये शायरी है और शेख अयाज़ के लिए ही है कि के मानू तारीख़ थियन था, कुछ लोग तारीख़ होते हैं, घायल धरती जे सीने ते, ज़ख्मी ज़मीन के सीने पर कुछ लोग तारीख़ होते हैं। एड़ी गहरी चीख थियन था, इस तरह की वो चीख होती है और इतनी गहरी होती है जहाँ हर कंहिंखे जागाए थी, जो सबको जगा देती है और दुनिया के बदलाए थी और दुनिया को बदल देती है। तो ये शेख अयाज़ ने जब ये कहा है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो आज की बात नहीं कर रहा है, वो तो उस शख्स की बात कर रहा है जो तारीख़ होती है। और आप ये भी देख लीजिए कि हर माशरा जो है वो अपने तमाम मुहर्रिकात को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लोगों का इंतखाब करता है। माशरे से लोग कैसे निकलते हैं, खुद ही से नहीं निकलते हैं, वो पैदा करता है ऐसे लोगों को जो उस माशरे की ऐसी तर्जुमानी करते हैं कि वो उसको ज़िंदा जावेद बना देते हैं। तो शेख अयाज़ की शायरी वही है जो कल भी थी, आज भी है, और जिसको कहते हैं एक करिश्मा, कोई मौजज़ा, तो वो 20वीं सदी का मौजज़ा है सिंधी अदब के लिए। वाह। हुसैनी साहब, आप अपना शेर भी अच्छा पढ़ते हैं और दूसरों के भी, तो क्यों ना आप अपना कोई शेख अयाज़ का कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी नज़्म हमें सुनाएं इन लोगों को और मुझे, हम लोगों को भी, कि जिनको सुनकर अयाज़ और ज़्यादा याद आएँ। मैंने समझा नहीं आपके साथ। मैंने कहा कुछ शेख साहब के साहब की तो कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी अमर सिंधु ने ये कहा, नज़्म के हवाले से कहा, हालांकि सिंधी में वाई भी आजकल उतनी मकबूल सिन्फ है, गज़ल तो उससे भी ज़्यादा है, गज़ल के मजमे अलग से मजमे भी आ रहे हैं, और फिर नसरी नज़म तो उसके भी अलग से मजमे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिंधी शायरी में अब राइज हो चुकी हैं और नए लोग भी उसमें लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। जैसे गेड़ू वेश गज़ल की मैं बात करूं, जो शेख अयाज़ ने लिखा मातृक छंद पे, उरूज से मातृक छंद पर जब वो आए तो उन्होंने गज़ल की सिन्फ को भी उस हवाले से लिखा। जैसे आई सिच सुफ़े ते या सावण रुत में डोड़ी ड्रेल, यानी सुफ़े पर एक सतर कैसे आई, ऐसे जैसे सावन रुत में हाणे ड्रेल खे अलाए छा चवंदा आहिनि। नहीं, मेरे लिए मोरनी, जैसे मोरनी दौड़। हुसैनी साहब, मेरे लिए तर्जुमा ना करें, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, सिंधी में ही। शेख साहब ने भी मोरनी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है उन्होंने अपनी शायरी में। या जैसे उनका ये एक शेर है कि सारंग के हवाले से उनका है, पहिरीं बूंद पई ॼण सावण रुत आई,
तो ये उन्होंने जो इसमें गज़ल में खुद उन्होंने जो तजर्बे किए हैं, आज़ाद नज़्म में जो उन्होंने तजर्बे किए हैं, नसरी नज़्म के पहले लिखने वालों में से शेख अयाज हैं। हाइको जो उन्होंने लिखा वो उर्दू में भी लिखा है और मातरक छंद में भी लिखा है, दोनों बहूर को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उनके तजुर्बात खुद इतने ज़्यादा हैं शायरी में कि उनको और उनके मौज़ूआत, मिसाल के तौर पर केदारो यानी जंग, केदारो शाह साईं ने लिखा, भागू बान ने भी लिखा, दो दो चने सर के हवाले से, उस जंग के हवाले से उनका केदारो है। तो केदारो शाह साईं ने लिखा तो करबला की जंग को उन्होंने मौजू बनाया उसमें। खलीफा नबी बख्श ने केदारो लिखा तो सिंध के हवाले से उन्होंने केदारो लिखा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। शेख अयाज ने जब केदारो लिखा तो वियतनाम के हवाले से लिखा, वियतनाम की जंग जो हो रही थी उसके हवाले से लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको पढ़कर शेख अयाज को अच्छा नकाद या अच्छा शरह लिखने वाला अभी तक नहीं मिला है, शाहसाई को भी नहीं मिला है, किसी भी हमारे इन बड़े शोरा को अभी तक वो अब सिर्फ सचल के लिए ये कह देना कि वक्त ज़बान शायर है, भाई ये आपको साबित भी करना पड़ेगा, वो साबित भी तो करें ना। ये चीज़ें नहीं मिली, बुनियादी चीज़ें हो गई हैं लेकिन उन पर डिटेल में लिखना, अभी शेख अयाज पर शायद पीएचडी की कुछ थीसिस भी लिखी गई हैं जो मैंने अभी देखी नहीं है, उनका क्या मेयार है, उन्होंने शेख अयाज को किस नज़र से देखा है। शाहसाई के हवाले से कई थीसिस मौजूद हैं, वो मैंने कुछ देखी हैं लेकिन उनका मेयार वो नहीं है जो होना चाहिए। तो बहुत कुछ कहने के लिए है, बहुत कुछ लिखने के लिए है और अपने आप को इसमें डूबकर उभरना जो है ना वो आपको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल सवाल व जवाब का सेशन भी होगा, लेकिन मैं एक अमर सिंधु से एक और भी बात कहूँगा। जी जी, एक माइक में अभी दिलवाता हूँ आपको। अमर एक ये होता था कि जो एक मुझे याद है कि जब 71 का बड़ा दौर था बांग्लादेश का, अब मुशायरा हुआ तो जब फैज़ साहब नज़म पढ़ रहे थे और उस वक्त वो बांग्लादेश मंजूर और नामंजूर और कौम परस्तों का और प्रोग्रेसिव का ख्याल था कि नहीं साहब बांग्लादेश मंजूर करो। अब फैज़ साहब आए तो उन्होंने नज़म पढ़ी, तह बतह दिल की कदूरत आँखों से निकल आई तो कुछ चारा न था, चारा घर की मान ली। खैर कुछ लोगों ने सुना नहीं सुना, और जालिब ने आके के पढ़ा नामंजूर 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 तो क्या मंजूर बांग्लादेश, तो एक पता चला कि हॉल निकल के आ गया। तो वो जो एक शेख अयाज की शायरी में जो एक जोश व जज्बा होता था, निकल के आता था, वो जो आप कहते थे फारसी का एक हजारों के मजमे में मुशायरे पढ़े हैं और वो सुनते थे उनको। जी हाँ, हजारों के मजमे में। एक आप कुछ पढ़े तो फिर मैं अब सवाल यहाँ से प्लीज़ एक माइक की ज़रा प्लीज़ दीजिएगा। जी अमर। जी मैं मतलब उनकी शायरी के हवाले से तो सिर्फ मतलब ये सिर्फ आखिर में कहना चाहूँगी कि जो बड़े अदीब और बड़े शायर होते हैं, एक तस्वर ये है कि समाज उनको पैदा करता है और माशरा उनको पैदा करता है, वो उसी माशरे की पैदावार होते हैं। लेकिन जो बड़ा शायर है, जो जीनियस शायर है, वो अपने तस्वरात के मुताबिक भी एक समाज तश्कील करता है और उनको जमालियाती, फ़न्नी और एतबार के साथ उनको जिस तरह से सिखाता है और अपने साथ लेके चलता है। मैं एक थोड़ा सा आपको ये कह दूं कि ख़ास तौर पर मेरी जनरेशन जो अयाज को पढ़कर जो है मैं ये कह सकती हूँ कि आलमी अदब से लेकर पाकिस्तान के हमअसर समाज का, उसमें पश्तो हो, अजमल खटक से लेकर बलोच तक, बलोच से लेकर पंजाबी शायरी तक, पंजाबी शायरी से लेकर तमाम लोगों को सिंध के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला। फिर क्लासिकियत से आप अगर देखें तो बड़े सगीर के जो हिंदी जो है कदीम शायरा चारों से लेकर कालिदास से, और फिर जो है मॉडर्न शायरों के अंदर वो तमाम दुनिया की खिड़की खोलने वाला, समझाने वाला। हाँ
हाँ, लोक शायरी से लेकर मैं ये कह रही हूँ कि वो तमाम दुनिया की वो अपने क़ारीन के सामने, अपने पढ़ने वाले के सामने खोल के रख देता है और एक नई दुनिया से उनको रोशनास कराता है। और जब वो नई दुनिया से वो उसका कारी रोशनास होता है तो यकीनन खुद वो भी इतना अब उसके बाद इसलिए भी कोई बड़ा शायर इस तरह बन नहीं पाया कि उसने हमारा मयार बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिया, और ये हमारे मयार की बुलंदी भी खुद उसकी शायरी की देन थी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक लाइन या बहुत ही मुख्तसर सवाल करें ताकि मुख्तसर जवाब देके हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अकोमोडेट कर सकें। मुजाहिद साहब, नाम अपना आपका और जी प्लीज़ सवाल। मेरा नाम अमरनाथ मोटूमल है। मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं दो बातें करूंगा, एक अवामी शायर होने की हैसियत से और दूसरा अपना दिलचस्प एक वाक़या जो मैं शेख अयाज के मुतालिक बताना चाहूँगा। प्लीज़ बदर वक्त। पहली चीज़ ये कि अमर सिंधु ने जो कहा कि अवामी एक शायर अवामी ज़बान जब बोलता है तो वो अजीम होता है, उसने अवामी ज़बान बोली। उसने जब हम 1 यूनिट के शिकंजों में जकड़े हुए थे तो उसने एक शेर कहा था, जल जल शमा जल, हमें बेदार कर दिया था। दूसरी बात जो दिलचस्प पहलू है जो मेरा ज़ाती है, मैं मोटूमल का बेटा हूँ। 65 के वार में जब मेरा वालिद सोभो ज्ञानचंद अली और शेख अयाज सक्खर की जेल में बंद हुए थे तो मैं मुलाकात के लिए वालिद के साथ पास गया था। तो बैठे हुए थे तो शेख अयाज साहब आए। ये उनके शख्सियत का ज़ाती पहलू है। जब मैं बैठा हुआ था शेख अयाज साहब आए, आते ही पहला क्वेश्चन पूछा कि मोटूमल का बेटा कौन है। मैं आगे बढ़ के खड़ा हो गया तो मुझे कहता है, तुम अपने वालिद की ड्रेस का धोती और कमीज लाके दो, टोपी लाके दो, उनकी सूरत शास्त्री की तरह मिलती है। मैं उनकी ड्रेस पहनाकर हथकड़ियां डाल के अखबार में हेडलाइन लगाना चाहता हूं कि शास्त्री इन दी अरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी दिलचस्प पहलू था और बहुत अच्छा। थैंक यू, शुक्रिया जी। कोई सवाल इधर से, पीछे जरा कोई खातून को दीजिए जी। जी ये बीच में दूसरी लाइन में बीबी जो है खड़ी हुई है जी, प्लीज़ आप खड़ा करो। अच्छा, नाम और प्लीज़ सवाल। जी मेरा नाम हाजरा रेहान है। वैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और मैं ये बस मेरी एक शिकायत है कि सिंधी लिटरेचर इतना मतलब रिच है लेकिन इसको तर्जुमा नहीं करते। नहीं, बहुत तर्जुमा हुआ है जी, बहुत इस तरह मेरे हाथ में। अवेलेबिलिटी मतलब देखिए, अवेलेबिलिटी की भी बात होती है कि जिस तरह से अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं होता। आम आप अभी आप देख लीजिए कि लिबर्टी में चले जाइए या ऑक्सफोर्ड में चले जाइए या किसी भी अच्छे बुक स्टॉल में चले जाइए, सिंधी का जो लिटरेचर है वो अलग रखा हुआ है और इन जगहों पे आपको सिंधी लिटरेचर नहीं मिलता। इवन आप लोग की जो गवर्नमेंट आती है उनकी तरफ से भी सिंधी लिटरेचर के ऊपर कोई काम नहीं होता। प्लीज जी मेहताब। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन शेख अयाज की शायरी का तर्जुमा फहमीदा रियाज कर चुकी हैं काफ़ी अर्सा पहले। लेकिन जो आप सवाल उठा रही हैं इसमें हम सब मुजरिम हैं, सच्ची बात तो ये है। और मैंने कोई 2 साल पहले जब मैं अभी सिंध असेंबली में बैठी हूँ तो मैंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि सिंधी ब्यूरो ऑफ ट्रांसलेशन एंड ये होना चाहिए। पास हो गया है लेकिन अभी तक तौफीक नहीं हुई है किसी को कि उस पर कोई अमली काम शुरू करें। इसलिए कि जब आप जब तर्जुमे करते हैं, तराजुम करते हैं तो दोनों तरफ से होते हैं। उर्दू से सिंधी में आएंगे और सिंधी से उर्दू में और दूसरी ज़बानों में जब तराजुम होंगे तभी तो लोग आपको जानेंगे। तो आपका सवाल बिल्कुल सही था और खुदा करे कि कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है जिसके पास अख्तियार हो और वो उसको इस तरह से इस्तेमाल करे। और फिर उबूर भी होना चाहिए ना दोनों ज़बान पे वाक़िफ़। जी आप फिर आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मेहताब अकबर राशिदी साहिबा से है। सिंस यू डू द लेजिस्लेशन फॉर अस, आई एम अ पाकिस्तानी फर्स्ट एंड देन सिंधी सेकंड। मेरा सवाल आपसे ये है, बिकॉज आज फेस्टिवल हो रहा है, कल नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। शेख अयाज को हम कराची लिटरेचर फेस्टिवल या दूसरे फेस्टिवल्स में ही याद रखते हैं, मगर जो अपकमिंग जनरेशन है आज आपको पता है कि दौर ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है।
मार्केट्स फिजिकल स्पेसेस से डिजिटल स्पेसेस में आ गई हैं। आप लेजिस्लेशन करती हैं, क्या आप अपकमिंग जनरेशन के लिए कुछ डिजिटल छोड़ के जाएंगी? क्या ऐसी लेजिस्लेशन हो सकती है ताकि हम शेख अयाज जो भी हमारे सिंध के शायर हैं, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन यंगस्टर्स, आई एम 100% श्योर कि किस बहुत कम यंगस्टर्स होंगे इनको पता होगा, तो डिजिटली कुछ अवेलेबल कोई पोर्टल बन सकता है उनके लिए, या कोई लेजिस्लेशन हो सकती है? ये इधर मैडम को दीजिएगा, क्विक जी बेहतर बता देते हैं। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो चीज़ ऐसी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये रोना रोती हूँ कि मेरे अपने बच्चे जो हैं वो शाह लतीफ़ को नहीं पढ़ सकते। वो इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि जब यहाँ हमने बच्चों को स्कूल में डाला तो यहाँ तो सिंधी पढ़ना जुर्म है ना, तो हमारे बच्चों ने सिंधी नहीं पढ़ी। मैंने उनको घर में अलिफ बे पढ़ाई, मैंने उनको घर में अलिफ बे पढ़ाई और वो सिंधी अब पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन शायद मेरी किताब भी ना पढ़ सकें। लेकिन अब जो एक चीज़ हो रही है वो एक होपफुली एक ब्यूरो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक ब्यूरो जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सिंधी ज़बान जो है वो अब गूगल पे आप जब तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरत इसकी है कि इसको हम रोमन में भी थोड़ा लिखना शुरू करें, so that those children who are not able to read Sindhi as Sindhi वो कम से कम रोमन तक तो पहुँच के कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करें। ये तो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं गलत फहमी आपकी दूर कर दूँ, नौजवान नस्ल कराची से बाहर जितनी भी है सिंध के, वो सब समझती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा जो हूँ। अच्छा, अमर सिंधु, इट्स फॉर यू। आपने अभी शेख अयाज का जो फेस्टिवल कराया था, प्लीज़ शेड सम लाइट ओवर हियर बिकॉज इट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू नो अबाउट। उसका जिक्र बिल्कुल भी इस महफिल में नहीं हुआ, और आप प्लीज़ कोई एक दो शेर भी बता दें। इसका मैं क्या जवाब दे सकती हूँ सिवाय इसके कि वो जो फेस्टिवल है वो अपनी रिसोर्सेज की उसमें होता है, और मेरी इतनी कैपेसिटी जितनी हो सकती है उस हवाले से न सिर्फ अखबारात में बल्कि नेट पे इसकी जो एडवर्टाइजमेंट जो कर सकते हैं हम वो करते हैं। और चूँकि ये सालाना होता है और 18 से 25 दिसंबर में हम शेख अयाज वीक करके मनाते हैं, तो मैं अब भी आप सब लोगों को वर्बली कह सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं वो डेवलप कर सकूँ। एक शख्स की तरफ से, इदारा नहीं, एक शख्स की तरफ से, एक उसके फ़ैन की तरफ से, एक मद्दाह की तरफ से एक ट्रिब्यूट होता है जिसमें हम सारी सिंध को शरीक करते हैं। और मैं सबसे मतलब ये कहूँगी कि जो भी उनको सुनना, पढ़ना या वो देखना चाहते हैं, एक और मैं जो आपका सवाल था उससे पहले उनका भी ज़रूर मैं रिस्पॉन्स करना चाहती हूँ कि शेख अयाज का बेहतरीन तर्जुमा जो है फहमीदा रियाज ने किया है, इस वजह से बेहतरीन कह रही हूँ कि वो दोनों ज़बानों को जानते हुए, और वो उसकी खूबसूरती इसमें भी है कि जब आप उस तर्जुमे को पढ़ेंगे तो आपको वो सिंधी वाली चाशनी भी उसमें नज़र आएगी। और मैं गुजारिश ये करूँगी कि ये आप उसमें इवन ये अपने नेट के अंदर भी उसको आप ढूंढने की कोशिश तो करें। शाह लतीफ़ का तर्जुमा, बिटाई का तर्जुमा खुद शेख अयाज ने उर्दू में किया है, उसको भी एक नज़र देख लें। और शेख अयाज के तराजुम इतने हुए हैं, उनको एक नज़र देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बुलंद पाया जो है शायर थे। मुझे इजाज़त दीजिए, बल्कि उनको यहाँ आना भी था। शेख फहमीदा की तबीयत अच्छी नहीं है, सीढ़ियों तक आई और फिर वापस चली गई, लेकिन हम उनको जो फहमीदा ने काम किया है और बार बार उसका जिक्र आ रहा है, कम से कम इतनी तालियां उनके लिए बजाएं कि उनके घर तक पहुँचे और अल्लाह उनको सेहत भी दे। मां तमाम घणो खुश शुक्रगुज़ार आहियां। हाँ, क्विक वक्त कम है। सर इमदाद हुसैनी साहब, मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, अमर सिंधु साहिबा, ऐं मूंखे हिकिड़ो शेर थो यादि अचे त थोरा तुंहिंजा थोरा आहिनि, गाणा टेखां गोरा आहिनि। त मां टिनी खे हिते ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी बि थिए पई, पर मूंखे हिकिड़ी पंहिंजे दिलि में हिकिड़ी जेका पीड़ा आहे, जेको दर्दु महसूसु थींदो आहे त जॾहिं असांजी पाकिस्तान में माइग्रेशन थी हुई, जंहिंसां असांजे सिंधी लिटरेचर खे तमामु घणी तकलीफ़ ऐं अज़ियत मिली, उन जे दौरान असांजो हीरो ठक्कर, नारायण श्याम, जेके अॼु बि चवंदा आहिनि त हुजां मां लगड़ ऐं वञा पंहिंजे देश, त उन जे लाइ इन क़िस्म जी इहा सिचुएशन जंहिंमें
असां पंहिंजे लिटरेचर पंहिंजी लैंग्वेज पंहिंजी ॿोली खे बिल्कुलु डिस्ट्रॉय करे छॾियोसीं। मुख़्तसर, please। ऐं उन जे लाइ मां इहो ई चवंदुसि त सुपत भरिया सुपरी कुपत काम करियो थोरे घणे ॾींहड़े माण्हू वञनि मरियो तेसीं कुर्ब करियो जेसीं जीअरा आहियूं जहान में। मेहरबानी। इधर इधर शेख साहब को जरा दे दीजिए, इधर सीधे हाथ को प्लीज। कम है आपकी ऑब्जर्वेशन, इसका भी जवाब दे देंगे दोनों को। ये तबसरा इन था, जो ये तबसरा असल था, में उसका इन जवाब। ॻाल्हि जो जवाब तव्हां पाण इन सुवाल में ॾेई छॾियो आहे। इहो ॾाढो ॾुखियो दौर हो ऐं ख़ासि करे सिंधी ॿोलीअ ते ॾाढो ॾुखियो दौर हो, सिंधी अदब ते ॾुखियो दौर हो, छो त पढ़ियल ॻढ़ियल माण्हू त हलिया विया। पर पोइ असीं जॾहिं इन ख़्वाब मां सुजाग थियासीं त हिंद में तोड़े सिंध में ॿोलीअ खे असां जेको आहे सो बचाइण जी कोशिशि कई ऐं इंडिया में जेको आहे सो उन्हनि पंहिंजे घरनि में सिंधी स्कूल खोलिया, ॿारनि खे पढ़ायूं। हिते बि साॻी सूरत हाल हुई ऐं तव्हां अंदाज़ो लॻायो ऐं उन खां 8 सालनि खां पोइ वन्यूंट ठहियो आहे जंहिंमें सिंध जो नालो ई ठाहे छॾियो। पर उन दौर में सिंध में ऐं हिंद में जेको आला अदब जेको तख़लीक़ थियो आहे उहो उन वन्यूंट वारे दौर में ई तख़लीक़ थियो आहे। ऐं इहो पंहिंजी ॿोलीअ खे बचाइण लाइ सिंधी अदीबनि ऐं शाइरनि वॾो हिकिड़ो कमु कयो, जंहिंमें अयाज़ जो ख़ासि तौर ते ऐं नारायण श्याम जो इंडिया में तमामु वॾो एक सवाल और ले लूँ शेख साहब। थैंक यू मुजाहिद बरेलवी साहब। मेरा सवाल ये है कि जब हम अयाज़ को डिस्कस करते हैं तो अयाज़ को क्या समझ के डिस्कस करते हैं, और जो पैनल पे सारे लोग होते हैं वो पहले इसकी आप चारों ने तैयारी की थी कि हमें कुछ सैर हासिल बातें भी बताएं। ये सारी बातें हमने 20वीं सदी पहले से सुनी हुई हैं। मेरी गुजारिश ये थी कि मोहतरम इमदाद हुसैनी की मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए और मेहताब अकबर राशिदी जो सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर और शेख अयाज़ को जानती थी और नौजवान नस्ल के लिए अमर सिंधु, तो अयाज़ को हम ऐसा पेश करें जो हमें नज़र भी आए। हम अच्छा, वैसे ये सवाल भी 19वीं सदी से हो रहा है। हर दौर में होता है। हमें चेंज होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वक्त कम है। एक गुजारिश ये करूँ, हम शेख अयाज़ को बस बहैसियत एक शायर और लिखने वाले के तौर पर ले रहे हैं, और मैं यहाँ पर ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि सिंधी और उर्दू के जो रवाबित हैं या थे, इनको दरमियान में इनको झटका दिया गया था जब लसानी फसादात हुए थे। तो ये एक मर्तबा ये रवाबित फिर से जुड़ रहे हैं, ये रिश्ते फिर से इस्तवार हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस ज़मीन में भी शेख अयाज़ का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हिमायत अली शायर को वो सिंध यूनिवर्सिटी में ले आए, फ़हीमीदा रियाज को अपना तर्जुमा उन्होंने दिया, तो ये अहमद सलीम से करवाया काम, अहमद सलीम को। तो ये मैं समझता हूँ कि शेख अयाज़ की कई पहलू जो हैं वो डिस्कस नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने खुद ट्रांसलेशन ब्यूरो सिंध यूनिवर्सिटी में कायम करना चाहा था, और उनमें अपने एक किताबों की लिस्ट भी उन्होंने पेश की थी कि ये किताबें तर्जुमा होंगी आलमी अदब से, लेकिन वो नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि हालात जो है ना वो बड़ी तेज़ी से इसमें थोड़ा सा मैं इनके जवाब को जो है सवाल को रिस्पॉन्स करना चाहूँगी कि अयूब शेख साहब बहुत जो है सीनियर जो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, अब जर्नलिस्ट हैं, और उनकी मल्टी डायमेंशनल अपनी शख्सियत होगी। उन्होंने गुफ्तगू जो सुनी है, हो सकता है कि वो सालों से सुन के आ रहे हों, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये जो यहाँ पर जो ऑडियंस बैठा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पहली दफ़ा बात हो रही है, और अयाज़ को KLF में लिटरेचर फेस्टिवल में जो है ट्रिब्यूट देना, मेरे ख्याल में इसको हमें बहुत, मैं ये समझती हूँ कि लोगों ने शुक्रिया। और सबसे बढ़कर ये कि इन तकारीब का मकसद ये होता है शेख अयाज़ हों और जैसे बड़े शायर को एक पौन घंटे 1 घंटे में कहाँ ट्रिब्यूट किया जा सकता है। सिर्फ ये कि उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, याद किया जाता है, और याद करते रहना चाहिए, और 1 नहीं 2 नहीं, इनके लिए महफिलें होती रहनी चाहिए। जिए शेख अयाज़, जिए सिंध। शुक्रिया। टाइम साहब
एक बार फिर अमर सिंधु, हुसैनी साहब और मेहताब के साथ आप लोग जिन्होंने बड़े सुकून से ये पूरा सेशन सुना, थैंक यू। Thank you, ladies and gentlemen. Our next session in this hall is Khwab Ka Safar, a documentary on Jamiluddin Ali. Introduction by Raju Jamil. The speakers are Chaudhry Etizaz Ehsan, Khatija Bano, Umair Ali Qazi, Raju Jamil. And the moderator is Asif Nurani.